ओके। तो हम पिछले 2 दिन से डे 22 पर हमने शुरू किया था काम, बेसिकली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से। और उसके अंदर हम देखा कि लीनियर रिग्रेशन किस तरह करते हैं, और आप लोगों ने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करके देखना था। नेक्स्ट डे हमने डिस्कस किया कि जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन के अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि डिसीजन ट्रीज मौजूद है। तो दूसरे नंबर पे जो हमने मॉडल देखा है वो डिसीजन ट्री का देखा। अभी तक 2 मॉडल्स हमने देखे हैं, सिर्फ एक लीनियर रिग्रेशन का और एक हमने डिसीजन ट्री देखा। इसके अंदर कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर हम आज नेक्स्ट मशीन लर्निंग के जो सुपरवाइज्ड में मॉडल्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके। राजे को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। इसलिए राजे यू शुड चेक योर माइक्रोफोन प्लस स्पीकर। आपने अपने कनेक्ट नहीं किया होगा ऑडियो से। लेट मी टाइप। अच्छा, जब तक ये कनेक्शन का मसला है या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो किसी का जो सवाल है अभी तक लीनियर रिग्रेशन में और डिसीजन ट्री में, वो पूछ ले। अगर सब क्लियर है तो भी मुझे बता दिया जाए कि एवरीथिंग इज क्लियर सो फार, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान सी है, अभी हमने कोई मुश्किल चीज़ें नहीं की। और स्टिल इफ यू हैव क्वेश्चंस देन यू शुड नो। ओके गुड। यहाँ पर कोई कुछ मसला आ रहा है कनेक्शन का, सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। ओके राजा, आपको आवाज आ रही है? अपना कनेक्शन जो है वो मेरी आवाज आ रही है? तो बहुत सारा टाइम इसी में लग जाता है। एनीवेज, ऑलराइट, गुड, ठीक है। अभी तक किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं तीसरे मॉडल की तरफ। आज हमने ये देखा कि डिसीजन ट्री किस तरह काम करता है। पहले हमने, जरूरी जब भी आपने कोई मॉडल बनाना है, कोई मॉडल रन करना है, ये जनरल एक आइडिया होता है कि जो भी आपने सवाल सॉल्व करना है तो ज़रूरी ये है कि आपके जहन में एक इमेज बन रही हो कि आपने उसके साथ करना क्या है। जैसे लीनियर रिग्रेशन की बात की थी तो हमें पता था कि हमने क्या काम करना है। प्रोडिक्शन करनी है, किस चीज़ की करनी है, न्यूमेरिकल की करनी है, क्वांटिटी की करनी है। फिर डिसीजन ट्री को हमने विजुलाइज करके थोड़ा सा देखा कि डिसीजन ट्री का मतलब क्या है। एक पॉइंट शुरू करते हैं, फिर इवेंचुअली टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा ये चीज़ होगी, इफ द आंसर इज यस तो ये होगा, इफ द आंसर इज नो तो ये चीज़ होगा। तो वो हमने करके देखा। आप लोगों को यहाँ तक ये पता चल गया होगा कि तरीका सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाने का एक जैसा ही है, यानी कि जितने हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की हैं मोरलेस ये सेम होती हैं। फर्क कहाँ पर आता है? जहाँ पे हमने मेन मॉडल इंपोर्ट करना होता है, उसको कॉल करना होता है, वहां पर डिफरेंस आता है। या कभी कभी हमारे पास मैट्रिसेस में एक आध डिफरेंट मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसके अलावा कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होती। आज हमने बात करना है रैंडम फॉरेस्ट। कल हमने कहा था कि डिसीजन ट्री दोनों क्लासिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर इस्तेमाल किया था, क्योंकि रिग्रेशन का भी सेम तरीके है, बस आपका डेटा मुख्तलिफ होगा।
आपने डिसीजन ट्री क्लासीफाई की जगह डिसीजन ट्री रिग्रेसर इंपोर्ट करना है, बाकी सारा का सारा तरीका वुड बी द सेम, बिकॉज राइट नाउ हमने क्या प्रिडिक्ट करना था, एक कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी थी, स्पीशीज की कैटेगरीज हैं, वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल था। अगर आपने कोई नंबर प्रिडिक्ट करना हो तो हम रिग्रेसर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। आज हाँ, हमने तो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जब हम्म, हमने वहाँ पे फीचर्स नेम दिए थे तो हमने उसको कन्वर्ट किया था लिस्ट में, तो हमने वहाँ पे उसको एफ एन का नाम दे के उसके बाद एक्स की जो है एक्स डॉट कॉलम किया था। तो एफ एन जो था वो हमने खुद से उसको एज अ डिफाइन किया था। ये मैंने पूछना है। सेकंड ये कि हमें एक्स कॉलम क्यों लिया है, हम इसकी जगह पे वाई भी ले सकते हैं या फिर एक्स ही लेना है? ओके। ये मैंने ऊपर भी इस तरह का काम है किया था, और यहाँ पर मैंने कुछ भी एक्स और वाई डिफाइन नहीं किया, सिंपली मैंने कहा है कि जो मैंने मॉडल बनाया है उसको प्लॉट कर दो। तो वो प्लॉट कुछ इस तरह का आता है। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ पर नाम प्रिंट करवाना है, जिस तरह हमारे डेटा के अंदर आ रहा है, स्पीशीज के नाम है और एक्स के वेरिएबल्स हैं, पेटल लेंथ है, पेटल की विड्थ है, ये एक्स वेरिएबल्स थे, यानी कि फीचर्स थे हमारे पास, ये हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि स्पीशी कौन सी है, वो भी हमें नजर आ जाए। तो एक्स में हमारे पास डिफरेंट चीजें थी, जो फीचर थे वो एक्स ही होते हैं, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो फीचर्स हैं उसमें एक्स आएगा, तो मैंने यहाँ पर वो उसके फॉर्मेट में, उसके टाइप में डिफरेंस था। यहाँ पर एज इट इज हम एक्स लिख सकते हैं, लेकिन वो कॉलम में नहीं था, वो एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट आ रही थी, कुछ इस तरह का सीन था। आई थिंक से वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा था यहाँ पर, तो हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया सिंपल, और मैंने उसको एफ एन के नाम दे दिए, सिंपल एज दैट। फीचर के अंदर एक्स आना था, और क्लास है यानी कि हमारे पास कैटेगरीज कितनी है, तो उसमें वाई हमने उसकी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। सो अब हमने रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर जाना है। डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट ये आपस में बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है, क्योंकि यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर फॉरेस्ट आ रहा है। अब ये हमें पता है कि अगर एक से ज्यादा ट्री हो और वहां पर ट्री का एक झुमगट्टा बन जाए, तो उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट में बहुत सारे दरख्त होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं, एक तरह का दरख्त नहीं होता। जब हम जंगल की बात करते हैं, तो जंगल में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं। इसीलिए रैंडम फॉरेस्ट क्या है, डिसीजन ट्री ही है बेसिकली, लेकिन बहुत सारे डिसीजन ट्री को मिलाकर रैंडम फॉरेस्ट बनाया जाता है। और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? डिसीजन ट्री, आप इसकी एनालॉजी इस तरह समझो कि आप ने ये सवाल पूछा कि भाई आज मैंने बाहर जाना है, और आपने सवाल पूछा कि बारिश हो रही है, नहीं हो रही, गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि मुझे अगर पसीना आए तो मुझे डिहाइड्रेशन नहीं होगी, या आपने अपने आप से सवाल पूछा, तो ये आपने एक डिसीजन ट्री बना लिया। लेकिन अगर आप अपनी अम्मी से पूछते हो, अच्छा अम्मी मैंने बाहर जाना है, वो कहती हैं अच्छा ये मसले हैं, ये मसले मसाइल हैं इसमें, ये अगर होगा तो यस, ये होगा और नहीं, टाइम बचेगा अगर ये काम भी तुम कराओ रास्ते में, वैसे तो कोई काम नहीं है, ये सारी चीजें। फिर अपने अब्बू से पूछते हो, अब्बू से पूछा, फिर आपने अपने बहन से पूछा, फिर भाई से पूछा, तो यहाँ पर हमने एक ट्री की बजाय 10-12 ट्री बना लिए। तो वो 10-12 ट्री में से एक ही सवाल हमने पूछा है, और 10-12 ट्री का जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर हो, मुख्तलिफ आंसर होते हैं। तो जिसके वोट ज्यादा होते हैं फिर हम वो वाली बात मान लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है किसी जगह पर, वहां पे हम रिव्यू चेक कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे रिव्यू हैं तो हम कहते हैं हाँ ये अच्छी चीज है। तो इवेंचुअली जब हमने डिसीजन ट्री बना लिए 10-12, उनमें से किसी का आंसर यस आया होगा, किसी का आंसर नो आया होगा, तो आपने देख लेना है कि यस कितने हैं, नो कितने हैं। अगर यस ज्यादा है तो इवेंचुअली आप यस कर दोगे और आप चले जाओगे भाई। अगर नो ज्यादा है तो आप कहोगे कि ठीक है आज बाहर जाना बेहतर नहीं है, हम नहीं जाते। दिस इज व्हाट वी डू इन रैंडम फॉरेस्ट। और रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी और इसीलिए ज्यादा होती है डिसीजन ट्री से। आप जब भी इसको रियल लाइफ डेटा सेट पे लगाते हो, तो मोर और लेस ये बात, ये नहीं कि हर दफा ही ज्यादा आती है, ज्यादातर रैंडम फॉरेस्ट अच्छा परफॉर्म करता है रादर देन डिसीजन ट्री, ठीक है। तो ये भी क्लासिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसको आइरिस का डेटा लेंगे, लेकिन इसको क्लासीफायर के तौर पे इस्तेमाल ही करेंगे, बट मैंने आज थोड़ी सी टेक्निक
डेटा लोड करने की मुख्तलिफ करनी है। मैंने SNS यानी कि सी बोर्न से डेटा लोड नहीं करना, बल्कि sklearn से डेटा इंपोर्ट करना, ताकि आपको वो एनालॉजी भी समझ में आ जाए। आप कभी गिटहब की रेपो देख रहे हो किसी और की, और वहां पर उसने sklearn से डेटा इंपोर्ट किया, तो आपको ये तो मुझे आता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो काम वही है, सिंपल। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, सबसे पहला काम। वही जो सिंपल लाइब्रेरीज है, numpy की, pandas की। अब मैंने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न इंपोर्ट नहीं करना। मुझे अब यहाँ पर sklearn इस्तेमाल करना है, क्योंकि डेटा मुझे वहां से उठा कर लेकर आना है, और मुझे फिलहाल कोई चीज विजुअलाइज नहीं करनी, कोई मैंने ग्राफ नहीं बनाना। इसलिए हम करेंगे फ्रॉम sklearn, पहले हम डेटा ले लेंगे, फिर मॉडल सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, डॉट डेटा सेट्स, और यहाँ से हम कर लेंगे इंपोर्ट लोड iris। सो नाउ दिस इज एन अदर वे ऑफ लोडिंग डेटा। ठीक है, हाउ डू यू नो कि sklearn में कौन सा डेटा मौजूद है? ये उसकी रेपो पर जाकर, आप उसकी वेबसाइट पे जाकर देखोगे, गूगल करोगे कि sklearn पे कौन कौन सा डेटा सेट पड़ा हुआ है, देन यू विल नो। जैसे सी बोर्न का हमने एक गिटहब की रिपोजिटरी देखी थी, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि कौन सा डेटा मौजूद है इस वक्त। सो sklearn से हमने लोड iris ले लिया। यहाँ से लोड करने का फायदा क्या? ये ऑलरेडी मशीन लर्निंग के लिए ही रखा हुआ है उन्होंने। जब हमने कल देखा था, सी बोर्न को हमने यूज किया, और सी बोर्न को यूज करते हुए हमने डेटा रखा, तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप और ये वाली चीज करनी पड़ी फॉर डेटा को बनाने के लिए, फीचर और टारगेट में अलग करने के लिए। बट जब डेटा हमने एस sklearn से लेना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर फीचर और टारगेट की इंफॉर्मेशन एम्बेड हुई होती है। विल सी कि हमने वो किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ से हमने ये कर ली, उसके बाद हमने डेटा को स्प्लिट जिस तरह करना है उसकी इंफॉर्मेशन ले ली। उसके बाद कौन सा हमने अब मॉडल लगाना है? हमने लगाना है रैंडम फॉरेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसैम्बल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और उसके बाद हमने इवेलुएट करना होता है, तो इसके साथ हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने ये सब चीज़ें कर ली। अगर डेटा हमने आयरिस का लेके सारा काम करना है, तो सिर्फ क्यों कौन सी चीज़ तब्दील होगी? ये चीज़ तब्दील होगी, और इसमें शायद कुछ ना कुछ तब्दीली आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये सेम ही रहता है। ओके, अब हमने क्या करना है? डेटा को लोड करवा के उसके फीचर और टारगेट में कर देना है अलग अलग। लोड डेटा, आयरिस का डेटा, ठीक है, उसको हमने सिंपली कह दिया कि लोड आयरिस, क्योंकि किस नाम से हमने किया हुआ था, ये नाम है आयरिस इक्वल टू लोड आयरिस। अब हमने इसको फीचर और टारगेट में अलग कर दिया। एक्स इज इक्वल टू आयरिस डॉट डेटा है, और वाई इज इक्वल टू आयरिस टारगेट है। ये डेटा के अंदर ही इंफॉर्मेशन इस तरह की। लेट्स इसको ना पहले व्यू जल्दी से करके देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगी तो क्या रहा है। iris dot head, let's see if it works. No. Okay, we haven't data, ये एक डेटा फ्रेम के तौर पे हमने लोड नहीं किया ना, इसलिए वेरिएबल्स में जाता है, और वहां पर ये iris लिखा हुआ। I should restart the kernel. अब यहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ पर अब iris लिखा हो रहा है, टाइप है बंच। टाइप यहाँ पर डेटा फ्रेम नहीं है, तभी ये हेड की कमांड नहीं लगी यहाँ पर। तो खोल के अगर देखते हैं, मजीद इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट इसमें ये है कि ऑलरेडी उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो डेटा है वो एक्स है, जो टारगेट है वो वाई है। जब भी आपने sklearn से डेटा इंपोर्ट करना होता है, तो वहां पर इसी तरह की डिफ्रेंसिएशन हुई होती है। डेटा जो है वो हमने फीचर में लेकर जाना है,
और टारगेट जो है वो हमने y में लेकर जाना होता है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ x और y जो हमने डिफाइन किया है चीज़ों को। इसको हम कर देते हैं डिलीट और इसको हम यहाँ से रन कर देते हैं। अब x और y को हम व्यू कर सकते हैं, x क्या है और y क्या है। x जो है 0 1 2 3 4 यानी कि पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये वो है 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि ये डेटा फ्रेम में नहीं है अगेन। और y में क्या है, कैटेगरीज है, वो 0 1 यानी कि सतोसा वर्जनिका और वर्सिकुलर, यानी कि मैंने जैसे 3 लिखे तो यहाँ पे नीचे कुछ भी शो नहीं हुआ, यानी कि वो 3 टाइप से 3 चौथी टाइप कोई नहीं है, इससे 3 जो मैंने लिखे तो कुछ शो नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि हम जो काम कर रहे हैं उसको हर पॉइंट पे क्या हो रहा है। इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग तो आप हर पॉइंट पर जाकर देख सकते हो कि मेरा वेरिएबल्स कौन सा डिफाइन अब क्या हुआ। अगेन लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए, वी हैव डेटा और हमने उसको फीचर और टारगेट में अलग कर लिया। अब हमारा काम ये होगा कि हम अब मॉडल को रन करने के लिए स्प्लिटिंग कर लें। स्प्लिटिंग डेटा, यहाँ पर हमने स्प्लिट कर लिया भाई, और मैंने यहाँ पर अगेन 70% दिया है टेस्ट के लिए, 30% बच गया उस हवाले से। फिर नाउ कम्स कि हमने मॉडल जनरेट करना है। मॉडल का नाम हम रख देते हैं रैंडम फॉरेस्ट, और इसको फिर हमने इसी पॉइंट पर ट्रेन भी करवाना है। ट्रेन ट्रेनिंग डाटा पे हमने इसको ट्रेन करवा लिया। अब हमने इसको टेस्ट करना होता है। प्रोडिक्शन भी हमने ले ली। स्प्लिटिंग के बाद 3 लाइनें बेसिकली होती हैं। एक में मॉडल डिफाइन करते हैं कि कौन सा लेना है, उसको फिट कराते हैं, उसको ट्रेन करवाते हैं, और उसकी प्रोडिक्शन यानी कि उसका टेस्ट ले लेता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब हमने ये कर लिया है, अब इसका मतलब है कि वी नीड टू इवेल्युएट। इवेल्युएट हमने जो अभी हमने ऊपर एक्यूरेसी वगैरह लिखा हुआ था, एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसके ऊपर काम करना। एक्यूरेसी कितनी है, 100% एक्यूरेसी है। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स वही बता रहा है 19, एक क्लास पहली क्लास यानी कि हमारे पास जो सतोसा, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद कि पहला कौन सा है, बट एनीवेज। और यहाँ पे 0 0 शो कर रहा है कि कोई भी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मैंने आप लोगों को काम दिया था कि आप लोगों ने प्रिसीजन, रिकॉल, एफ वन स्कोर, एक्यूरेसी को देखना है, ये देख लिया था आप लोगों ने। हाँ जी, देख लिया था। इसमें प्रिसीजन में ये लिखा हुआ था कि जो हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर लेट्स सपोज किसी को अगर हम डिजीज की बात करते हैं, तो अगर उसको डिजीज नहीं है तो बट स्टिल जो है ये हमें बता रहा होता है, यानी हमारा मॉडल जो है वो गलत हमें रिटर्न देता है कि उसको डिजीज है। उसके अलावा जो रिकॉल था उसमें ये था कि फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज हमें देता है, और जो F1 स्कोर है वो दोनों को बैलेंस करके दे रहा होता है, यानी दोनों के फीचर्स उसमें होते हैं। ओके, आई थिंक सो देयर इज सम नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। आपने अभी जो बोला है उसको दोबारा एक दफा जरूर देखना कि आपने जो कहा है एग्जैक्टली वो ठीक है या नहीं, क्योंकि आई थिंक एक दो पॉइंट जो है वो आगे पीछे हैं। आप उसको एक दफा दोबारा देखना, और अगर जिसने नहीं देखा हुआ वो इसको जरूर देखे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली आप ये नहीं कहते कि एक्यूरेसी मेरी 1 आ गई है, प्रिसीजन मेरी 100% आ गई है, रिकॉल भी 100% आ गया है, इसको यू हैव टू जस्टिफाई एंड इंटरप्रेट कि भाई प्रिसीजन 100% आया है तो उसका क्या मतलब है। इस केस में सतोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका का प्रिसीजन स्कोर 1 आया, यानी कि 100% आया।
व्हाट डज दैट मीन, एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट जो भी आपने स्टडी करनी है उसके अंदर। और खैर मैंने इसका एक रिपोजिटरी गिटहब पर अपलोड कर दी है जो डेफिनेशंस नहीं है कि F1 स्कोर की डेफिनेशन क्या है, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है, बहुत ही आसान जुबान में लिखा हुआ। तो मैंने आज कुछ लिखना शुरू किया था, देन मुझे लगा कि मुझे ये आप उनसे शेयर भी करना चाहिए। तो अगर जिसने देखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो यहाँ पर जाकर देखे और अपनी डेफिनेशन खुद से, ये जो आप कोई मॉडल रन करो, क्योंकि आप लोगों का काम ये है कि हर मॉडल जो है, रैंडम फॉरेस्ट है, वो आरिस के डेटा पर रन हुआ है, यही सेम डेटा के ऊपर रन करना है और अपनी मर्जी से कोई और डेटा लेकर आना, उस पर रन करके इवेंचुअली यहाँ पर इंटरप्रेट करने का डेटा में से जो रिजल्ट निकला उसका क्या मतलब है। तभी आप लोग समझ पाओगे और डिलीवर कर पाओगे सामने वाले बंदे को कि आपने क्या काम किया। ओके, तो यहाँ तक जी मैं मुना। इसमें ऊपर जो है वो x इज इक्वल टू आर डॉट डाटा और y इज इक्वल टू आर डॉट टारगेट, ये मैंने भी लगाया लेकिन मेरा तो नहीं चल रहा। वो यही कह रहा है कि फंक्शन में फंक्शन का फीचर नहीं है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डाटा। देन यू हैव प्रोबेबली लोड, आपने आरिस का डेटा सी बॉन्ड से उठाया होगा। नहीं नहीं, ये मैंने इसी तरीके से मतलब आपके साथ ही मैं कर रही थी, iris इज इक्वल टू डॉट डॉट iris, मैंने इस तरह से किया है। आपने एग्जैक्टली ये वाली लाइन लिखी है ना, डेटा सेट को इंपोर्ट किया है। पैरेंथेसिस नहीं डाले थे मेरे ख्याल से, इस वजह से एरर आ रहा था। ओके, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लियर है सबको कि किस तरह करना है, क्योंकि मॉडल का फ्लो सबका एक ही जैसा है। वी आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन ताकि वो माइंड में हमारे नक्श हो जाए चीजें। बट किस पॉइंट पे कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है, दैट्स समथिंग जो कि सब्जेक्टिव होता है। वो आपको पहले से कोई बंदा नहीं बता सकता कि इस डेटा पे यही वाला मॉडल लगेगा। वो आपने जो सवाल उठा के लेकर आना है उससे रिलेटेड होगा कि मॉडल कौन सा लगेगा। बट रैंडम फॉरेस्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? दैट्स गुड। वैसे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, तो आपको लेकिन समझ मेरा भी आ गला गया? बहुत खराब। जी। ओके 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 ओके, ठीक है, लिख के बता देना, ना बोलो आप। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा। अब हमने, अच्छा मैं ये बात बोलना चाहूँ कि हमारे पास जितने भी मॉडल्स होते हैं, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन है, आपने यकीनन उसके प्रीरेक्विजिट देखे होंगे क्योंकि आप लोगों को काम दिया होगा कि नॉर्मेलिटी होनी चाहिए वेरिएबल्स के दरमियान में, उसका जो रेजिजुअल है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मल्टी कॉलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। क्योंकि हर मॉडल की प्रीरेक्विजिट डायरेक्शंस होती हैं। ये मॉडल आपने लगाना है तो डेटा इस तरह का होना चाहिए, तब ये मॉडल लगेगा तो सही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम मॉडल लगा रहे हैं, प्रीरेक्विजिट्स की तरफ इतना हम डायरेक्ट नहीं जा रहे, क्योंकि हर मॉडल की प्रीरेक्विजिट्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसके बाद ये मॉडल लगेगा। दूसरा सवाल, दूसरे नंबर पे ये वाली चीज आती है। सो यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि प्रीरेक्विजिट पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कि मेरा मॉडल जो है या मेरा सवाल जो है वो किस तरह का है, और मैंने मॉडल जो लगाना है वो किस नौयत के, वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है। अच्छा जी, चौथा आज हमने मॉडल देखना है। अभी हम सुपरवाइज लर्निंग की तरफ ही हैं, मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, हम अनसुपरवाइज पे नहीं गए। चौथा मॉडल आज हमारा होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब इस्तेमाल होता है जब आपका जो टारगेट हो वो सिर्फ बाइनरी हो, यानी कि यस या नो में आंसर आए, या फिर मेल और फीमेल में आंसर आ जाए, या ब्लैक और वाइट में आंसर आ जाए, या 1 और 0 में आंसर आ जाए, या ट्रू और फॉल्स में आंसर आ जाए। तो ये बाइनरी होता है, यानी कि दो ही आपके पास आंसर हो, या तो यस या नो। अभी हमने आइरिस का डेटा लिया था
क्या उसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं? अब मुझे चैट में बताना, आप लोगों ने बोल कर नहीं बताना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आइरिस के डेटा सेट पर लगा सकते हैं? ओके, एक जवाब आया, बाकी ओके, आखिरी जवाब रह गया। अच्छा नहीं लगा सकते क्योंकि टारगेट वेरिएबल हमारे पास इस वक्त 3 क्लासेस हैं, 3 डिफरेंट किस्म के आइरिस की कैटेगरीज हैं हमारे पास, 3 डिफरेंट किस्म के फूल हैं आइरिस के अंदर। अभी मैंने कहा कि बाइनरी होना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन होने चाहिए। 2 ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तभी इस डेटा के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं लगा सकते, अनलेस और अनटिल डेटा को हम इस तरह रिड्यूस कर दें, फिल्टर आउट कर दें कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाए, पीछे फूल 2 किस्म के हो जाए, फिर हम लगा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए फिर मुझे कोई अलग से डेटा लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए सबसे सूटेबल डेटा सेट फिलहाल मेरी नज़र में टाइटैनिक का डेटा सेट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक बंदा सरवाइव किया है या नहीं किया, ठीक है, जिंदा बच गया या नहीं जिंदा बचा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। और लाइब्रेरीज जो है वो हमारे पास अब तक तो आप लोगों को याद हो गई होंगी, वैसे तो हमने ऊपर इंपोर्ट कर ली है, बट एक दफ़ा दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। numpy, pandas, क्योंकि यहाँ से मुझे डेटा टाइटैनिक का लेना है, वो सी बॉन्ड से लेना है, इसलिए नाउ आई हैव टू इंपोर्ट सी बॉन्ड। और अब विजुलाइज मुझे कुछ नहीं करना फिलहाल, sklearn से मुझे चाहिए, अब मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन चाहिए, और वो होता है हमारे पास लीनियर मॉडल्स के अंदर। नहीं भाई, फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके बाद वही टेस्ट स्प्लिट वाला, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक्यूरेसी वाले मेजर्स निकालना। आई थिंक दैट्स इनफ, यस। अब यहाँ पे मुझे डेटा लेकर आना है, ठीक है, डेटा में टाइटैनिक का डेटा लेकर आना है, तो हम इस तरह करते हैं, df इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक, और जल्दी से देख लें क्योंकि सारा डेटा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हेड की स्पेलिंग गलत है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें सरवाइव को प्रिडिक्ट करवाना है बेस्ड ऑन सर्टेन वेरिएबल्स। तो हम इस तरह करते हैं, एक तो हमें लगता है कि क्लास मैटर करती है, जेंडर मैटर करती है, एज हम ले लेते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ बग्ड, फेयर, क्लास की इंफॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाएगी, हु सेक्स के अंदर आ गया, एडल्ट मेल की इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, डेक एम्बार्क डाउन अलाइव की इंफॉर्मेशन भी उसमें है, अलोन। हम इस तरह करते हैं कि सरवाइव की इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करवानी है विद दीज 3 वेरिएबल जो पहले वाले हैं, बाकी हम सारा ड्रॉप कर देता है। इस वेरिएबल जो हमने डेटा फाइनल आगे मॉडलिंग के लिए लेकर जाना है, अब हम यहाँ पर डेटा को रिड्यूस करने लगे, जितना चाहिए उतना ही आगे लेकर जाएंगे। सरवाइव चाहिए मुझे, पी क्लास चाहिए, सेक्स और एज, ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह करते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि पहले 4 रख लें और बाकी सारे ड्रॉप कर देते हैं। हम्म, इसको हम क्या कहेंगे कि डेटा प्रिपरेशन या डेटा प्री प्रोसेसिंग इसको भी कह सकते हैं, यस। df इज इक्वल टू
अच्छा, यहाँ पर अगर आपने इंडिविजुअल लेवल पे करना हो ना ड्रॉप, तो ये आ रहा है सामने। अगर आपने इंडिविजुअल लेवल पे करना हो, बट मुझे पता है कि मुझे यहाँ से आगे सारे वेरिएबल्स नहीं चाहिए। इसको हम यहाँ पर लिख रहने देते हैं। जो मैंने लिखना है वो हम नीचे लिखते हैं। df इज इक्वल टू df डॉट, मुझे सारे के सारे रो चाहिए इंफॉर्मेशन, लेकिन सारी रोज चाहिए, बट पहली 4 कॉलम चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेलेक्ट फर्स्ट 4 कॉलम्स एंड ऑल रोज। ठीक है, और हम इसको हेड करके देख भी लेंगे। ये हमारा डेटा रिड्यूस हो गया। अब हमें ये पता है कि डेटा क्लीन नहीं है, इसमें नल वैल्यूज भी है, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी है। तो फिलहाल हम जल्दी से इसको नल और डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। हमारा काम इस वक्त डेटा क्लीनिंग नहीं है, मॉडल रन करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हुए हैं। नल वैल्यूज एंड यहाँ पे सिंपल अपना डेटा क्लीनिंग ऊपर लिख लेते हैं। ड्रॉप एन ए और df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। हमने यहाँ पर ये काम कर लिया, और हमें कुछ करने की जरूरत है। एक दफा डेटा टाइप चेक कर लेता है। सरवाइव इंटीजर है, पी क्लास इंटीजर है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, एज फ्लोट है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आ गई है कि जेंडर की इंफॉर्मेशन इस वक्त कैटेगोरिकल में है, बट आपने जब मॉडल रन करना है ना, तो मॉडल को ये नहीं पता कि एबीसी क्या है। मॉडल को सिर्फ 1 2 3 समझ में आता है, उसको एबीसी समझ में नहीं आता। तो जो भी कैटेगोरिकल चीज होगी उसको आपको तब्दील करवाना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। यानी कि जेंडर में 2 ऑप्शंस है, मेल और फीमेल। मेल को 0 का दे दो या 1 का दे दो, फीमेल को 0 दे दो या 1 दे दो। इस तरह का लेबल इनकोडर कहलाता है। ये लेबल इनकोड कर देना। और ये एसक्यूएल के अंदर फीचर होता है कि हमने एसक्यूएल लेबल इनकोडिंग ऑफ दिस। तो हमने क्या किया, एसक्यूएल का प्री प्रोसेसिंग यूज करते हुए लेबल इनकोडर को हमने लोड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है इसको, हमने भाई इसको भी हम सिर्फ एल बी का नाम दे देते हैं। सिर्फ उसको एक ऑब्जेक्ट में सेव करवाने के लिए, जिस तरह मॉडल को सेव करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, इसी तरीके से इसको भी किसी ऑब्जेक्ट में सेव करवाना है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा है ये कॉलम है, इसको हम ई दे देते हैं कि हमने इनकोडेड किया। एल बी डॉट should transform it। और किसको ट्रांसफॉर्म कराना है हमने, ओके। हमने लेवल इनकोडिंग करवानी थी, उसको एक ऑब्जेक्ट में सेव करवा के हमने कह दिया कि एक नया कॉलम बना दो, उसको कह दो इनकोडेड सेक्स। और उसके अंदर जो सेक्स वाला कॉलम है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लेबल इनकोड कर दो। ठीक है, ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरह की है फिलहाल, मेल फीमेल एक्सेट्रा। जब मैंने इसको रन करना है और अब मैंने df डॉट हेड करना है, और मेरे पास एक नया कॉलम बन गया जिसमें मेल को उसने ऑटोमेटिकली 1 कह दिया। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि किसको क्या करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो पहली चीज आ रही होती है उसको 1 असाइन कर देता है।
या फिर ये चीज होती है कि कहीं पर अल्फाबेट वाइज होता है, एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले को 0 और बाद में 1, तो इट डिपेंड्स। तो मेल हमारे पास 1 में आ गए और फीमेल हमारे पास 0 में सेव हो गए। हाँ जी वैसे मैमूना। यहाँ पर अगर हमने करना हो कि हमने खुद से डिफाइन करना हो कि इसको 1 कह दो और इसको 0 कह दो, तो वो भी हम कर सकते हैं। हाँ वो भी हम एग्जैक्टली कर सकते हैं कि इसको 0 कह दो, इसको 1 कह दो। उसके लिए आपको एक लिस्ट करवानी पड़ेगी डिफाइन, और उसके कहना पड़ेगा कि इसको मैप कर दो अर्रे को, वो भी कर सकते हो। लेकिन आसान तरीका ये होता है कि आप ये कर लो, क्योंकि उसमें फिर जब आपके पास ज्यादा कॉलम्स होंगे, एक कॉलम में ज्यादा कैटेगरीज हैं, तो फिर मसला होता है। अब तो यहाँ पर 2 थी, तो 0 1 हो गया, हम इसको बाय डिफॉल्ट मैनुअली भी कर सकते थे। लेकिन अगर ये कंट्रीज के नाम होते तो बहुत ज्यादा होते, इसलिए फिर 1 0 1 2 3 4 5 7 8 जितने भी है, उस पर फिर हमें देर लग जाती कि कौन सा किसको लेबल करवाना है, मैप करवाना है। इसलिए हम इसका सहारा ले लेते हैं हमेशा कि ये हो जाए। यस मैम मोनू। मैंने वो वही कहना था मैंने कि एज टाइप कैटेगरी और कैट कोड के थ्रू भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यप। अभी मैं एक वीडियो उसमें ऐसे था। तो फिर ये अगर हमने बहुत ज़्यादा हमारे पास कैटेगरीज हों, फॉर एग्जांपल 3 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा हो, तो उस केस में फिर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आई, क्या अगर कैटेगरी ज्यादा हो तो हम ये यूज करेंगे, तो ऑल्टरनेट आपने क्या बताया, वो किस सिचुएशन में यूज करेंगे? मैं ऑल्टरनेट ये पूछ रही हूँ कि जैसे अभी आप बता रही थी कि जो मैं बता रही हूँ एज टाइप कैटेगरी और कैट कोड से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये मेल फीमेल है, जैसे तीसरा भी कोई आ जाता है उसमें, तो फिर हम कौन सा यूज़ करेंगे? मैंने अभी यही बताया है कि अगर थोड़ी हैं क्लासिफिकेशंस या ज्यादा हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका ये यूज होता है। इसमें ये नहीं रिस्ट्रिक्शन के कम है तो ये यूज करेंगे, ज्यादा है तो ये यूज करेंगे। इसमें जितनी मर्जी हो आप ये यूज कर सकते हो। बाकी का मैंने कहा है कि अगर आप मैनुअल करना चाहते हो या कोई और इस्तेमाल करना चाहते हो, एक होता है लेबल इनकोडर, एक होता है फीचर इनकोडर, या इस तरह की एक और चीज होती है। उसमें आपको देखना पड़ रहा होता है कि कॉलम ज्यादा तो नहीं बन रहे, तो इसलिए मैंने आपको वो अलग से चीज नहीं बताई। आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अपने एंड पर कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि आप इसी को यूज करो बिगिनिंग में। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे ये कॉलम अब नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक कॉलम बना लिया। अब इस कॉलम को रिमूव करना है, सिंपल वही तरीका हमारा, df डॉट ड्रॉप, और यहाँ पर हमें वो कॉलम का नाम लिखना है, और इधर मुझे ये लिखना है कि हमने ये जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर मैं दोबारा रन करूँ तो अब वो खत्म हो गया, मेरे पास ये आ गया। अब मुझे पता है कि मैंने प्रोडिक्ट करवाना है ये, और मेरे पास फीचर्स हैं ये, यानी कि क्लास, एज और जेंडर की इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चल जाएगा कि सरवाइव कोई बंदा हुआ है या नहीं हुआ। अब मेरा डेटा क्लीन हो गया, प्री प्रोसेसिंग हो गई है। नाउ कम्स कि हमने मॉडल बनाना। सबसे पहले फीचर अलग करेंगे, फीचर एंड टारगेट। एक्स में सरवाइव के अलावा बाकी सब आ जाएगा, और वाई में सरवाइव आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, स्प्लिट डेटा को करना है, और वो आपको पता है कि क्या करना है। इस दफा हम 0.3 की बजाय 2 करके देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल जनरेशन होता है हमारे पास, लीनियर रिग्रेशन, और उसके बाद हम करते हैं ट्रेनिंग, और उसके बाद हम करते हैं प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे सारा काम हो गया, मॉडल हमें जो बनाना था बना लिया। नाउ कम्स इवेल्युएशन टाइम, इवेल्युएट करना है हमें। और इवेल्युएट करने के लिए हम ये 3 जो मेजर्स हैं हम इसको यूज कर रहे हैं। अब एक्यूरेसी स्कोर हमारा आ गया है 0.78, यानी कि 78% एक्यूरेसी है इसकी। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में अब यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव या कि गलत था वो
ये सही था। अभी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का मैंने यूज नहीं करना वर्ड, क्योंकि फिलहाल अभी कुछ लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, एक्सेट्रा। बस आप ये देखो कि कौन सा सही, कितने सही डिफाइन हो गए, कितने गलत डिफाइन हो गए। जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, पहली चीज करके खुद से एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है चीजों को। जब समझ में ना आए तो फिर आप लोग सवाल पूछ सकते हो। और उसके बाद F1 स्कोर जो है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास F1 स्कोर इस वक्त आ रहा है 80% एंड 75% फॉर बोथ ऑफ द इंडिविजुअल क्लासेस। ओवरऑल कितना आ रहा है? 78% आ रहा है हमारे पास एक्यूरेसी, जो हमने ऊपर से देखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इवेलुएट कर रहे होते हैं चीज़ों को। और ये आप लोगों का काम है कि आपने जब भी रिपोर्ट लिखनी है तो इवेंचुअली मार्कडाउन में नीचे इंटरप्रेट जरूर करने के डेटा की एक्यूरेसी इतनी आ रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लियर हो गया कि किस पॉइंट पर लगता है और कैसे लगता है। हमने यहाँ पे ये भी देख लिया है कि अगर डेटा को क्लीन करना हो, डेटा को मॉडल लगाने के लिए बनाते हैं किस तरह, वो भी हमने किसी हद तक चीजें देख ली हुई हैं। हाँ जी, बाकी दोनों को क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बेसिकली हम यूज करें क्लासिफिकेशन, लेकिन नाम इसका रिग्रेशन है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अ, इसके बैकएंड पर इसकी जो मैथमेटिकल अगर बैकग्राउंड देखा जाए, इसके अंदर लॉग फंक्शंस लग रहे होते हैं, एस फंक्शन लग रहा होता है, लॉग ऑड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैक्सिमम लाइकलीहुड का फंक्शन लगता है। तो जो मैक्सिमम लाइकलीहुड का फंक्शन है, वो अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो रिग्रेशन में जो हम रेजिडुअल को कम करने के लिए एक सीधी लाइन बना रहे होते हैं, उसी की फॉर्मेटेड टाइप है जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। तभी होता यूज क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन नाम रिग्रेशन रखा हुआ। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरह चलता है। ओके, मॉडल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने थोड़े थोड़े मॉडल देखने हैं। मतलब वो मॉडल देखने हैं जो अभी हमारे इस लेवल पर हमें चाहिए। कोई 6-7 मॉडल्स हमें इस लेवल पर चाहिए, और ताकि हम कंपेयर भी कर सकें ना कि हमने जो चीज़ बनाई है वो किस तरह काम कर रही है। वन थिंग, सबसे पहला काम, जब आपने कोई भी चीज़ दे, आपके पास एक डेटा है, आपने देखा कि अभी मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ प्रिडिक्ट करवानी है, वो जो प्रिडिक्शन है वो नंबर प्रिडिक्ट करवाना है आपने, या वो नंबर एक नहीं है, कैटेगरी है? पहला सवाल आपको ये होता है। अगर वो नंबर है तो आप रिग्रेशन की तरफ जाते हो। रिग्रेशन में अभी तक हमने देखा एक लीनियर रिग्रेशन है, एक डिसीजन ट्री एज अ रिग्रेसर इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट को एज अ रिग्रेसर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हम देखेंगे 2-3 और। अगर वो कैटेगरी है तो हमारे पास सबसे पहले ये होती है कि कैटेगरी बाइनरी है, यानी कि सिर्फ 2 ऑप्शन है, तो फिर लॉजिस्टिक है। अगर 2 से ज़्यादा है तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है, डिसीजन ट्री का क्लासीफायर है, और हमारे पास एक दो और मॉडल्स हैं जो कि हम एज अ क्लासीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर। अभी आपको मेन फॉर्मेट तो समझ में आ गया। स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि मैं बाकी आपको बता दूंगी वो इस तरह काम करता है। ओके, ये Day 24 की फाइल मैंने अभी अपलोड की यहाँ पर। उसमें अभी हमने रैंडम फॉरेस्ट को देख लिया किस तरह काम करता है, उसके बाद हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देख लिया। उसके बाद आ जाता है नाइव बेस। कोई अगर बहुत मासूम हो तो उसको कहते हैं ये नाइव है, ठीक है, ये बहुत मासूम है। तो आगे बेस है। बेस अगर किसी ने स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, वैसे तो फिजिक्स के अंदर भी होता है, बेजियन थ्योरी या बेजियन एल्गोरिदम, ठीक है, या बेजियन थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ इसका जिक्र आ रहा होता है। तो उस दो चीज़ों को मिलाकर हम एक मॉडल बनाते हैं जो कि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है।
और इसके बैक एंड पर जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है या मैथमेटिकल टर्म है वो कंडीशनल एल्गोरिदम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम होता है। क्योंकि कंडीशनल की बात करेंगे तो बेस आ ही जाएगा, और बेस की बात करेंगे तो कंडीशनल आ जाएगा। अब ये इसको मासूम क्यों कहा जाता है ये आपको पता चल जाएगा जब आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे। ये हमारे पास जो होता है ना ईमेल, कि वो स्पैम में जानी है या वो हमारे इनबॉक्स में जो प्राइमरी इनबॉक्स है वहां पर आनी है, किस तरह पता चलता है? तो उसके पीछे ये वाला एल्गोरिदम लग रहा होता है नाइव बेस का। ये वो वर्ड्स क्लास कर लेता है कि ये वाले जो वर्ड है स्पैम में, फ्री मनी या फ्री समथिंग, या फिर इस तरह की जो ईमेल आईडीज होती हैं वो एक सर्टेन नाम होता है, डियर फ्रेंड लिखा होता है, इस तरह की चीजें वो डिटेक्ट करके स्पैम के अंदर कलेक्ट कर देता है। और बाकी जो ओरिजिनल, अब उसको कैसे पता कि ओरिजिनल है, उसके लिए अलग से क्लास बनी होती है, बट वी नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। पहले हम ये देखते हैं कि मॉडल काम किस तरह करता है। मॉडल ने वही, हमने आईरिस के डेटा के ऊपर काम नहीं करना है, बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ ये चीज फर्क है। एस्केलेंट से नाइव बेस में गया और गॉसियन एनबी लिया हमने। ये किसी एक स्टैंडर्ड टाइप है, नाइव बेस की एक स्टैंडर्ड टाइप है, बाकी बहुत सारे टाइप्स होती हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, डेटा को लोड किया, यहाँ पे स्प्लिट किया एज इट इज, यहाँ पे हमने क्लासीफायर डिफाइन कर दिए गॉसियन एनबी किसके अंदर, नाइव बेस क्लासीफायर के अंदर। यहाँ पे हमने ट्रेन किया, यहाँ पे टेस्ट किया, और यहाँ पे हमने इवेलुएट कर दिया। सेम प्रोसीजर, एक्यूरेसी आ गई है 98%। यहाँ पे सिर्फ एक आया, बाकी सब दोनों क्लासेस बाकी सही डिफाइन हो गई हैं, दरम्यान में जो क्लास थी उसमें सिर्फ एक गलत आया। तो ये हम नाइव बेस को एज अ क्लासीफायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रिग्रेसर इस्तेमाल नहीं करते इसको। फिर आता है के नियरेस्ट नेबर। ये नाम से पता चल रहा है कि जो पॉइंट जिसके करीब होगा वो उसको अपने उसके क्लास के अंदर ले जाता है। यानी कि एक सर्टेन दायरा बनाया होता है, वो दायरे के करीब जो पॉइंट होगा, जिस दायरे के करीब एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, लेट्स से मैंने 4 दायरे बनाए हैं, इस केस में 3 दायरे हैं, एक सेतोसा का दायरा है, एक वर्जिनिका का और एक वर्सिवला का दायरा। वो दायरा हमारे पास एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। लेट्स मैं शेयर, अगर हम इसको एनोटेट कर सकें। ये मेरे पास एक क्लास है, ये मेरे पास दूसरा फूल है, और ये मेरे पास तीसरा फूल है। अब एक डेटा सेट आया है, वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। अब मैंने इसका डिस्टेंस चेक करना है हर एक क्लास के साथ कि कहाँ पे डिस्टेंस कम है। ब्लू वाले से डिस्टेंस कम है तो इवेंचुअली ये इस क्लास में चला जाएगा, ये फिर ब्लू हो जाएगा। फिर एक दूसरा दायरा आएगा, एक दूसरा डेटा पॉइंट आएगा, वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि वो किसका डिस्टेंस कम है, उसमें फॉल कर लेगा। अब ये वाला पॉइंट हो सकता है कि वो दरमियान में फॉल कर रहा है तो क्या होगा, तो उसके मैथमेटिकली हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं चीज को। तो फिर वो हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, चलो आपको समझ ना आए, बट ओवरऑल ये के नियरेस्ट नेबर का सीन होता है। ओके, ये क्लासीफायर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और रिग्रेशन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। वर्क्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स। सिमिलैरिटी कितनी है, यानी कि कितना डिस्टेंस कम है, सब कुछ सेम है, आइरिस डेटा के ऊपर ही हम लोग इसको कर रहे हैं, और नेबर में से के नेबर क्लासीफायर इंपोर्ट करना है, और इस तरीके से हमने काम करना है, बाकी सब कुछ सेम है। डेटा स्प्लिटिंग, ये डिफाइन करना पड़ता है कि हम नेबर्स कितना डिफाइन करना चाहते हैं इनिशियली, कि 3 लेना है, कि 4 लेना है, कि 5 लेना है। इसके पीछे भी एक रूल होता है। वो ट्राई कि हम ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं मॉडल्स के पीछे जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर सकें, बट राइट नाउ जस्ट टेक इट फ्रॉम हेयर कि हमें जो नेबर है वो स्टैंडर्ड, कोई हमारे पास नंबर नहीं होता कि हमने यहाँ पर लिखना क्या है, कि हम कितने में इसको करना चाहते हैं। बट अगर हमें पता है कि क्लास में 3 है, 3 अलग अलग क्लासेस है, तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे 3 लिखना है। तो ये इस तरीके से काम करता है।
ट्रेनिंग किस तरह करानी है, प्रोडिक्शन है, फिर इवेलुएट करना है। और फिर आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन भी एज अ क्लासिफायर रिग्रेशन इस्तेमाल होता है। अब ये क्या करता है, ये इंस्टेड ऑफ दायरों का ये करने के बजाय ये करता है हमारे पास कुछ इस तरह का काम। जैसे ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है, सिर्फ दो दो पॉइंट्स हम बनाते हैं। ये डेटा पड़ा हुआ है कुछ इस तरह का। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करेगा, वो इन सब के बीच में देखेगा कि किस तरीके से कोई ऐसी लाइन बन सके या प्लेन बन सके जिससे सारे अलग हो जाए, उनके अलग अलग जगह बन जाए। ये जो लाइन हमने अलग सी बनाई है, ये 2 डायमेंशन में लाइन है, 3 डायमेंशन में प्लेन होगा। तो ये लाइन हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन हमें बताता है कि हम क्या, जरूरी नहीं कि हर डेटा की स्पेसिफिक लाइन बन सके। ये डेटा टू डेटा वेरी करता है कि आपका डेटा किस तरीके से प्लॉट हुआ है, किस तरीके की उसकी इमेज बन रही है। हर डेटा के ऊपर सपोर्ट वेक्टर मशीन सही काम नहीं करता। उसकी वजह यही होती है कि हम सही से एक लाइन ऐसी नहीं बना सकते जिससे वो पूरा अलग एक तरफ एक चीज हो जाए, एक दूसरी तरफ दूसरी चीज हो जाए। तो इसके अंदर भी सब काम सेम है, आइरिस के डेटा के ऊपर लगाया हुआ है। और sklearn डॉट svm से इंपोर्ट सी svc करना है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर इंपोर्ट करना है, बाकी सारा काम सेम है। लीनियर कर्नल को इस्तेमाल किया। कर्नल भी, कर्नल के बहुत सारी चीजें होती हैं। कर्नल एक फंक्शन होता है कि हमें कौन सी लाइन लेनी है इवेंचुअली, एक लीनियर लाइन लगानी है या सर्कल बनाना है या जिगजैग लाइन लगानी है, ये बता रहा होता है। तो यहाँ पर हमने 7 मॉडल्स सुपरवाइज लर्निंग के अंदर देख लिए हैं और ये आप लोगों के लिए काफी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से और अपने डेटा को लेकर आने, कोई नया डेटा लेकर आओ, कोई नया डेटा बना लो या अपने तरीके से कोई डेटा डाउनलोड कर लो, उसको जिस तरह हमने कहा है प्री प्रोसेसिंग करते हैं वो करके चीज़ों को मोल्ड करके काम करो। और आप लोगों के पास कल का दिन है, कल लाइव सेशन नहीं होगा, लेकिन कल लाइव सेशन नहीं होगा। आप लोगों ने कल ये सारा काम करना है और कल मुझे आप लोगों की रिपोजिटरी का लिंक मिल जाना चाहिए जिस पे आप लोगों ने सुपरवाइज लर्निंग अब तक जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी है सारा काम वहां पर हो कल रात। और अगले दिन क्लास होने से पहले तक आपके पास टाइम है, कल भेजने की जरूरत नहीं है, परसों क्लास से पहले तक आप लोगों के पास टाइम है, सारा काम करो। इवेंचुअली फिर हम अगली चीज़ों की तरफ जा सके। अभी तक हमने सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन देखा है, यानी कि हमारे पास लेबल मौजूद थे, उन्हीं को यूज करते हुए हमने ट्रेनिंग करवाई और टेस्टिंग करवाई। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करती है। किसी का आज के लेक्चर में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी मेमुना। ये जो रैंडम वाला आपने एक बार कहा था इक्वल टू 42, तो मैंने इसमें 0 भी रख के देखा, 1 भी रख के देखा, तो उसके बाद मैं देख रही थी डाटा बस एक बार चेंज हो रहा था, उसके बाद चेंज नहीं हो रहा था, चाहे 42 रखें या कोई और नंबर रखें। या एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक नंबर के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। आपको रैंडम स्टेट डिफाइन करानी पड़ती है।